doubts first from the DPP, then we'll continue the chapter. Yes, you can speak up and ask your doubts. Don't wait for anything. So question 2 and question 8. 2 and 8. इसके अलावा कोई डाउट है तो बोल. टू एंड 8 के अलावा कोई डाउट हो, प्लीज स्पीक अप एंड आस्क द डाउट. So could you also do question 5? I'm not sure of the answer. 5 पूछ लेना ज़्यादा बेटर है. व्हेनेवर यू आर इन डाउट इट इज़ बेटर इफ वी आस्क. चलो करते हैं सॉल्व. सेकंड क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर पार्ट पूछना है, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो इजी है. इज इट फर्स्ट पार्ट और बोथ द पार्ट्स? The first one. फर्स्ट वन. देखो साइन कॉट इनवर्स एक्स की बात कर रहे. ठीक है, आंसर तो एक्स के टर्म में ही आएगा, बस इवेल्युएट का मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करवाने से था. तो इसमें एक काम करोगे, कॉट इनवर्स एक्स को टीम थीटा मान लोगे. ऐसा करते आ रहे हो. तो एक्स हो गया कॉट थीटा, और इसका इंटरवल क्या होता है? 0 to पाई इंटरवल होता है. तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा ऐसा करने की वजह से? क्वेश्चन बन जाएगा साइन थीटा. साइन थीटा बन गया. साइन थीटा मतलब क्या? 1 कोसेक थीटा. और कोसेक थीटा से रिलेटेड आइडेंटिटी होती है कि कोसेक स्क्वायर कितना होता है? 1 + कॉट स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे और इस तरह से अपना आंसर आ गया. रूट लोगे प्लस माइनस आएगा. दोनों रिटेन करने पड़ेंगे. दोनों क्यों? क्योंकि नहीं, वेट अ मिनट. हाँ, एक ही आंसर होगा. पता है क्यों? इस वजह से, क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज 0 to पाई होती है, राइट. और फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में कोसेक हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए दो नहीं, एक ही आंसर पॉसिबल है इसमें, ये वाला. और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे एंड दैट इज़ अवर आंसर. ये आंसर आ गया. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Yes, understood. ओके. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. ये भी इसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा वैल्यूज़ को लेकर डाउट रहता है कि वैल्यू क्या आएगी. बाकी करना तो वही है, कॉस इनवर्स को थीटा ले लेना है. तो कॉस थीटा की वैल्यू √5/3 हो गई. अच्छा, थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन ये बताता है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. ये STC रूल है ना, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है और हम कह रहे हैं थीटा 0 से पाई है, तो उसका अगर कॉस पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ही हो सकता है, राइट. इसकी वजह से क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया ये निकालना था आपको, tan θ/2. अब ये तो क्लियर है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका हाफ तो होगा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगर कोई चीज़ 0 से 90 है तो उसका आधा 0 से 45 ही तो होगा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है. और अब जो आपको यूज़ करना चाहिए था वो था ये फार्मूला, cos 2a का फार्मूला. ट्रिग्नोमेट्री तो आती रहेगी बीच बीच में. ये cos 2a के जो 4 फार्मूले होते हैं उनमें से एक 10 में क्यों लिया? क्योंकि 10 में यहाँ से निकालना है. इसको सॉल्व करके tan θ/2 की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो लेंगे. ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ.
फिर ये बन गया 3 माइनस रूट 5 इधर, और वो जो -3 उधर जाके +3 रूट 5 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू ये आ रही है, tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू ये आ रही है। आप रूट लेके लिख सकते हैं, लेकिन आप रैशनलाइज कर लें तो आपको और एक आसान सा आंसर दिखाई देगा। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और नीचे 4 आ जाएगा 9 माइनस 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया फिर? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 माइनस रूट 5/2। सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों, ये तो समझ में आएगी होगा। सो दिस विल बी द आंसर। तो हो सकता है शायद रैशनलाइज नहीं किया हो, अब वो तो पता ही नहीं चलता ना। मैं यहाँ से क्लियर हो, इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, I got the same answer. सेम आंसर। फाइन। 8th वाला देख लेते हैं। 8th वाले में बस पहली वैल्यू की बात है, बाकी दोनों तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। अगर आप फर्स्ट वैल्यू निकाल सकते हो, कॉट का साइन इनवर्स का जो एंगल है, मतलब कौन सा, ये वाला जो इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पहला एंगल है, अगर ये वैल्यू निकाल ले कोई तो हो जाएगा उसका आंसर कॉस इनवर्स √12/4, और ये है √12/4। किसी ने ये वैल्यू निकाली थी साइन इनवर्स वाली? कोई है ऐसा स्टूडेंट इस क्लास में जिसने पहला वाला एंगल निकाल लिया हो, ये वाला इधर वाला, ये? एनी वन ऑफ यू? ये साइन इनवर्स 2 माइनस √3 पाई/12। पाई/12 आंसर तो सही है। किया क्या था, कुछ आइडिया दे सकते हो थोड़ा सा? So multiply numerator and denominator by 2. बिल्कुल बढ़िया काम किया है तुमने, वेरी गुड। तो यही करना है। अब देखिए देखिए, तीनों आपको एंगल्स निकालने हैं, ये तीनों, ये जो देख रहे हो ना ये, और इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने लास्ट में अच्छा एक्स्ट्रा लिख लिया, √12/4 दो बार नहीं है, एक ही बार। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू निकाल के रखनी है। इसमें देखो सबसे इजीली आ जाएगा ये वाला, इसको थीटा माना, सेक थीटा √2 है ना, और सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2 होती है। अब लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आता है, 45 डिग्री ऐसे, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। पाई/4 भी लिख सकते थे। जो दूसरा वाला है ना, कॉस इनवर्स वाला, इसको अगर तुम अल्फ़ा ले लोगे तो कॉस अल्फ़ा √12/4। अच्छा, √12/4 में तो क्या कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको, √12 का मतलब 2√3 होता है, √3/2 ये तो 30 डिग्री आ गया भाई। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा के लिए क्या कहानी है, 0 से पाई होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है तो हम समझ जाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। ये 30 आ गया। ऐसे ही मैं अभी तो निकाल के दिखाता हूँ कि जो बीच वाली वैल्यू है ना, ये वाला, सॉरी ये वाली वैल्यू 15 आएगी। ये भी बताऊँगा कि 15 कैसे आएगी। इन तीनों को जोड़ना है यहाँ पर ऐसे, और उसका लेना कॉट। तो साइन इनवर्स कॉट बन जाएगा 90 डिग्री। अब कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, है ना, स्टैंडर्ड एंगल है, सभी जानते हैं। अब तो मैं ये निकालना है, ये भी 0 आएगा, फाइनल आंसर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 0 को ले लो x, तो 0 बराबर साइन x, और इंटरवल क्या होता है, -π/2 से π/2। बार बार लिखो ये चीज़, ये रेंज बार बार लिखोगे ना तभी फिट बैठेगी दिमाग में। So ठीक you है, explain how you got 15 degrees again. वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं, मैं बताऊँगा, मैं ये कह रहा था मैं बताऊँगा। ठीक है, Okay. तो इस तरह से 0 आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 15 कैसे आया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूरा कैसे होगा ये शायद समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। आपको ये निकालना है साइन इनवर्स में, ये रूट है पूरा ऐसे, इसको आप थीटा मान लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू हो गई ये, इसके बाद जो पहचानने की बात है ना वो है मैं, इसमें इन्होंने कहा कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया इस तरह से, रूट के अंदर ही अंदर करना है 2 से मल्टीप्लाई। ये कोई रैशनलाइजेशन नहीं है, ये फार्मूला पहचानने का तरीका है। बस यहीं पे पता चलता है कि किसकी कैसी प्रैक्टिस है, यही होगा डिसाइडिंग स्टेप। अब देखो भाई, ऊपर तो लिख रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिख रहा है
√8 में होता है 2√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बन गया ये। और अगर आपने 11th में साइन 15 डिग्री की वैल्यू कभी निकाली हो या आपको याद रहा हो कैसे निकालते थे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू, इसीलिए वो मैंने वहाँ पर π/12 यानी 15 डिग्री लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये आ गया। सो थीटा इज़ 15 डिग्री। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है -π/2 से π/2, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा 15 डिग्री। अब ये सब कुछ स्क्रीन पे लिखा है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट इन एनी अदर क्वेश्चन? देखिए आज भी एक डीपीपी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है आपको, है ना, उसको कर लेना। उसे करने के लिए आज की क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी हो जाएगी। सिंपल सी डीपीपी। यू विल डू इट, ओके। विल डिस्कस टुमारो। कल क्यों डिस्कस होगी? टुमारो वी डोंट हैव एनी क्लास, राइट? कल मतलब हमारी क्लास नहीं होगी, मैथ्स की क्लास तो होगी, तुम्हारी मैथ्स की नहीं होगी। एनीवेज वी विल डिस्कस दैट ऑन सैटरडे। और कोई डाउट हो तो अभी पूछो, वरना मैं आगे चलता हूँ। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है तो फिर क्या करोगे? क्वेश्चन निकालो फिर कुछ। चलो जरा ये क्वेश्चन निकाल के देना मेरे को। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देता हूँ। निकालो इसका डोमेन रेंज फटाफट। Yes, Nigel, can you tell me the domain of this function? So it has 3 values. Are you talking about the domain or range? So domain. Domain is having 3 values. No. Domain is not having 3 values. 0. थोड़ा चेक करो, समझ में आ जाएगा क्या गलती कर रहे हो। श्रेया, कैन यू टेल मी द डोमेन? 0. अभी देखते हैं। लेट मी डिस्कस दिस विद अदर स्टूडेंट्स। So x, the domain is between π/2 and -π/2. No. Shreya, can you hear me? Can you? So Yeah. domain will be the value of sign, so it will be from -1 to 1, but the range will be only for -1, 0, and 1 because it's the greatest integer. No, so according to you, the domain is -1 to 1. भाई एक बात बताओ। नहीं, सुनो सभी लोग ध्यान से। ये जो फंक्शन होता है इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब हम बात कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी टेबल, ठीक है। इसको हम कहते हैं डोमेन। और इसकी वजह से जो y की वैल्यूज़ आती हैं 0 to π, ये होता है इसका रेंज, है ना। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, मैंने कहा था ये x का वर्क कर रहा है, x है नहीं, निकालो उसको। अब एक बात बताना, अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा
तो डोमेन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट तो ये लगाओगे ऐसे। अब लेकिन क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सब कुछ भूल गए क्या? Sir, कोई it मुझे should be बता सकता है -2, but both not included. why they will not be included? Sir, it can't be 2, right? It can be anything less than 2 or anything Yes, greater than -2. yes. So what will be the value of x from here? That is what I am asking. -1 से 1 अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अब तुम्हें यहाँ पे पता है ना कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये हो सकती है 3, पर ये डोमेन थोड़ी ना है। डोमेन तो यहाँ से जो निकालोगे वो आएगा। तो बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या होगी? फिर पढ़ाया हुआ है सब मैंने, फंक्शन आएगा इसमें यूज। एक्स क्या हो सकता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 और 1 है तो? हु कैन टेल मी? So So easy. between Yeah. so between -2 and 2, but not including -2 and 2. देखो नॉट इंक्लूड, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि सर ये वैल्यू होगी, दिस इज व्हाट यू वांट टू से, लेकिन फिर मुझे बताओ कि इस इंटरवल में -1.5 आ रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 हो जाएगा, गड़बड़ होगी। No, so it's -1 and 2. अब ठीक है, -1 and 2, और उसमें -1 पे क्या हो जाएगा? क्लोज और 2 पे ओपन। अरे इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब होता है? जब ये होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होता है? जब ये है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होता है? जब ये है। अब इन तीनों को एक साथ कैसे पढ़ोगे? हाउ यू विल रीड देम? बाय टेकिंग द यूनियन, बिकॉज ऑल 3 आर देयर। तो 0 जो यहाँ पे नहीं था यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, 1 जो यहाँ पर नहीं था यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, 2 ओपन में रहेगा, सो -1 से 2 तक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम? अब ये तो आ गई अपने डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज इज ईजी। रेंज इज लाइक पुटिंग दीज वैल्यूज हियर। रेंज सबसे आसान है, उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, उसमें ITF यूज़ होगा। कौन कौन सा? एक तो ये वैल्यू आएगी, और कौन सी वैल्यू आएगी जो 0 रखने पर आ रही है? यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई 0 रख रहे हो ना, y निकाल रहे हो, और कौन सी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है। अब इसमें वही जो तुम्हें पता है कि भाई इसको अल्फ़ा मान के निकालते हैं, तो अब मैं वो तो नहीं बताने यार, मैं डायरेक्ट लिखूँगा ये पाई आएगा, ये π/2 आएगा, और ये 0 आएगा। इसलिए रेंज में वैल्यूज़ आएंगी 0, π/2 एंड पाई। मैंने कैसे लिखी मुझे तो याद हो गई। तुम कैसे निकालोगे शुरुआत में? बाकी तुम्हें भी जल्दी से ये कैलकुलेशन करनी होगी। इसको अल्फ़ा माना, कॉस अल्फ़ा 0, अल्फ़ा का वो याद करो इंटरवल, फिर उसमें सोच के वैल्यू रखो 90 डिग्री π/2, है ना? ऐसे करो। ये है क्वेश्चन। अब अपना सोच का दायरा बढ़ाओ, मतलब फंक्शन पढ़ चुके हो, बहुत बड़ी चीज़ पढ़ चुके हो तुम, है ना? वो ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो बस ख़त्म हो गया, वो आता रहेगा। जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो यूज़ होता रहेगा, आप समझ रहे हो? अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको नोटेशन बताना चाहूँगा। वन नोटेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। कहीं कहीं पे ना आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे, ARC sin x। ओके, ARC को हम आर की पढ़ते हैं, अभी भी आर की पढ़ना है। इट इज़ एन ओल्ड नोटेशन टू राइट द सेम थिंग। आजकल साइन वर्स एक्स लिखते हैं, पहले थोड़े टाइम पहले इसको आर्क साइन एक्स करके रिप्रेजेंट करते थे। ओके, जस्ट अ नोटेशन, नथिंग एल्स। तो अगर कोई बोलेगा आर्क ऑफ कॉस एक्स, दैट मीन्स कॉस इनवर्स एक्स, राइट? कोई बोले आर्क ऑफ tan x, तो tan इनवर्स एक्स, नोटेशन and so on, whatever. ARC stand for this inverse trigonometric function. एक क्वेश्चन और कर दो, फिर कुछ आगे की प्रॉपर्टी बता दो, उसका डोमेन निकाल के दिखा दो सही तरीके से, देखें करते हो सही तरह से कि नहीं करते हो। फाइंड डोमेन ऑफ, ये देखिए
क्या है क्वेश्चन? y इक्वल साइन इनवर्स log of x by 3 on the base 3, ऐसा। सी जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, तुम देख रहे हो कि हर दिन तुम्हें डीपीपी मिलती है, वो नेक्स्ट डे डिस्कस होती है, मोस्टली वो अगले दिन ही हो जाती है, राइट? एंड यू विल हैव 5 क्लासेस पर वीक, सो लेट्स से आफ्टर 30 वीक्स you will have 150 DPPs. That means 1500 plus questions just in the form of DPP, right? Then your class examples, and we'll be covering the chapter. So till then, till 30 weeks. 30 weeks means how many months? More than 7 months, right? That means end of the syllabus, which means that almost 1500 questions will be there. At least 1500 questions will be there in your class notes also. At least I am saying 3000 क्वेश्चंस तो 12th के यही हो गए, 3000 सवाल। तो रेदर देन लुकिंग फॉर क्वेश्चन सर्चिंग हियर एंड देयर, फर्स्ट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लास कॉपी एंड डीपीपीज। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। उसके बाद आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोर्ड के लिए करनी होती है। साइड बाय साइड कोई अभी कर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे चैप्टर ख़त्म होने के बाद करोगे और बेहतर रहेगा, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया तो कहीं से भी कर सकते हो, ये नहीं होगा ये पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, लाइक दिस एंड दैट। ओके, अगर इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर 3000 सवाल किसी ने 11th में भी किए तो 6000 सवाल हो जाते हैं। उसके बाद कोई पूछे कौन सी क्या करनी चाहिए, कहाँ से नोट्स, क्या बेकार की बात है। आफ्टर डूइंग ऑल दिस, इतना कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, आप सवाल कर चुके हो, टेस्ट भी तो होते हैं, टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, तो मतलब 7-1000 सवाल तो मैथ्स में हो गए। अब 7000 क्वेश्चन मैथ्स में होने के बाद पीपल आर लुकिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, दिस एंड दैट, यू कैन डू इट। ओके, बस फर्स्ट थिंग, अपना जो हमारा जो हमें मिला है क्लास नोट्स और हमें डीपीपी, क्या वो हमें अच्छे से आती है? अगर हमें वो नहीं आती है अच्छे से तो इधर उधर देखने का कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू डू दिस रिलीजियसली। ओके, डू दिस डीपीपीज बिल्कुल अच्छे तरह से करना है, तभी मतलब है पढ़ने का। आई एम सेइंग दिस एवरीडे। अभी भी कुछ लोग होंगे जो उसे अटेंड कर रहे होंगे, दे विल बी देयर बट मेंटली एब्सेंट, फिर बाद में मत कहना कि ये करा दो वो करा दो या कुछ, मतलब बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। आई कैन हेल्प यू आउट दैट टाइम ऑल्सो, बट आई मे नॉट हैव द टाइम। ओके, तो उस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी घर में बैठे हैं कंफर्ट जोन में, सो यू कैन pick things quickly without being getting tired or coming every day this and that, to make maximum use of this time. Chalo, let's come back. We have to find the domain. Try this question. Excuse me, sir. Yes. Sir, when will you be doing binary operations? बाइनरी ऑपरेशन यार देखो, एक बात बताता हूँ, बोर्ड सिलेबस में तो है नहीं है, तुम खुद चेक कर लेना पहली बात, ठीक है? और जे मेन और इसमें तो पहले भी नहीं पूछा जाता था, तो अब क्या पूछा जाएगा? Okay, sir. Fine. Thank you, sir. There is this exercise binary operation. See what you can do. और तुम आज के स्टूडेंट हो, तुमको 1990 के स्टूडेंट तो हो नहीं, यू कैन चेक योर सेल्फ योर दिस अपडेटेड बोर्ड सिलेबस। ओके, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन इंटरनेट। उसमें देख लेना, अगर तुम्हें लगता है कि है तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी उसमें पढ़ाने के लिए इसलिए नहीं था क्योंकि सिलेबस में नहीं है। फाइन, Okay, sir. या ऑल राइट, चलो करो इसको क्वेश्चन।
हाँ भाई, किसी ने डोमेन निकाल लिया हो तो ज़रा बता दो। So 1 by या फिर 3 ये So 1/3 to to 27. 1/3 to 27 what is that? 1 गड़बड़ to हो 9? गई। या 1 to 9. 1 to 9 इज़ करेक्ट आंसर। गुड, ये आंसर सही है भाई। देखिए अब कैसे निकालेंगे, सुनिए। यहाँ दो बातें हैं। एक तो कुछ है जो साइन इनवर्स के आगे है, जैसे y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, हम बार बार बातें कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1 तक होना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए, राइट। लेकिन क्या आप इस बात को भूल जाएंगे कि x/3 पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि log भी तो डिफाइंड होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो अब इसमें पहले वाला पार्ट निकालते हैं। पहले वाला जो पार्ट है, अब इसमें बेस 3 है, तो आप जानते हैं कि जब बेस 1 से बड़ा होगा, है ना, 3 पावर में चला जाएगा। लॉग हटा रहे हैं आप, है ना, लॉग हटा रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। अगर बेस 1 से छोटा होता तो साइन रिवर्स हो जाता। लॉग हटाना सभी को आता होगा, आई होप। ये 1/3, ये x/3 और ये 3। फिर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से 9 आ जाएगा। और जो दूसरा वाला है, जो लॉग डिफाइंड होना चाहिए, लॉग के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बेस 3 ऑलरेडी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। वैसे तो वैसे ही दिख रहा है, पर फिर भी ये लो, एक आंसर है 1 से 9, दूसरा आंसर है ग्रेटर देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहता है? 1 से 9 क्लोज। ऐसे निकालेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। अच्छा, एक इसमें एक इसमें अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछें तो आप क्या आंसर देंगे? सॉल्व फॉर एक्स। देखें कौन है वो जिनको अभी तक सब कुछ वो फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आता है। लेट अस सी, दिस इज द क्वेश्चन। Solve for x, that means you have to find the value of x which satisfy this inequality. Yes, anyone? कुछ भी समझ में आ रहा है? So no value exists. बिल्कुल सही जवाब है। क्यों सोचा ऐसे? So when you remove the log, you get tan inverse x is greater than 2. सही बात है। But the greatest value of tan inverse x is pi by 2. That is 3.1 by 2, which is less than 2. करेक्ट, बढ़िया सोचा। देखिए
सबसे पहले आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि बेस 1 से बड़ा है तो उधर भेजेंगे दूसरी तरफ, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये तो आ रहा है बिकॉज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ओके। लेकिन आप जानते हैं कि जो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x होता है, यानी जो खुद टेन इनवर्स x होता है, वहाँ पर जो y होता है यानी खुद टेन इनवर्स की तो बात कर रहा है, वो -π/2 से π/2 पढ़ाया था मैंने आप। यानी ये तो कह रहे हैं कि टेन इनवर्स x को 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है ना कि टेन इनवर्स x की जो रेंज में π/2 से बड़ा नंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 से भी कम है, इट इज़ लेस देन π/2, इट इज़ नॉट इवन π/2। π/2 इज़ लाइक 1.57, ये 1.57 से भी कम है, तो 2 से बड़ी कैसे हो सकती है? तो उसके लिए मैं x कहाँ से निकाल लूँगा? ठीक है, अगर तुम ये आंसर दोगे तब तुम समझे हो ITF। अगर तुम सोचते हो सर हेंस x इज़ ग्रेटर देन 10 अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी आसपास नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ बोलेंगे कि सर ऐसे तो सिखाया आपने, मैंने तो ऐसे सिखाया ही नहीं। मैंने तो आपको इक्वेशन में सिखाया है इक्वल टू में कि अगर कभी टेन इनवर्स x को y रखो तो x को 10y। अब तुमने उसको अपने आप समझ लिया इनइक्वालिटी में, तो वो फिर आपकी गलती है, राइट। So here it will be no value of x. Any doubt with respect to this question? Anyone having any doubt with respect to this question? चलो तो एक सवाल और निकालो पहले, क्योंकि शुरुआत में जितनी इस पे वर्किंग कर लोगे ना इस तरीके पे, फिर लास्ट में आखिरी में समझने में आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, निकालिए। Yes, any answer? अब इसमें अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि सर इसमें 2 tan इनवर्स 2 भी है और ये tan इनवर्स 3 है, लेकिन जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। आप tan इनवर्स 2 को ले लो अल्फ़ा, दो एंगल हैं अलग अलग, या डिफरेंट एंगल्स, राइट। इसको आप फिर बीटा ले लो, टेक सम अदर एंगल एंड चेंज इट इन ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या बन जाएगा? cos 2 अल्फ़ा, क्योंकि आपने इसको अल्फ़ा लिया है। tan ऑल दीज टर्म्स, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल। यही तो पढ़ाया था पिछली क्लास में। दूसरा वाला क्या बन जाएगा? साइन 2 बीटा। अच्छा, यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। आप चाहो तो रेंज लिख लेना कि अल्फ़ा -π/2 से π/2 होता है। बार बार मैं क्या लिखा हूँ समझ जाओ। वो जो टेबल बनाई थी उस दिन वो इम्पोर्टेंट है, हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे कोई क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी?
क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है और टेन अल्फ़ा अगर 2 है तो cos 2 अल्फ़ा तो मैं निकाल लूँगा इस फॉर्मूले से। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। नेक्स्ट है साइन 2 बीटा। साइन 2 बीटा जबकि टेन बीटा में पता है तो फॉर्मूला हमारे पास साइन 2a का टेन के टर्म में होता है, हम वो लिख लेंगे। पुट कर दो, खत्म हो गया सवाल। टेन अल्फा इज 2 सो इट इज़ 1 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू इज 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये जो पहली वैल्यू है ये कितनी है? 1 माइनस 4 माइनस 3/5। दिस वैल्यू 6/10 एक्चुअली ज़ीरो आंसर है क्योंकि 6/10 3/5 ही होता है। कितना आसान सवाल है देखो। तो अब कम से कम इस तरह के क्वेश्चन तो हर किसी से हो जाने चाहिए पेपर में जब भी ऐसा कुछ होगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है अल्फ़ा बीटा वगैरह कुछ मान के इसको जो है हम प्रोसीड कर लेते हैं, राइट। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए इसमें ऐसे अल्फ़ा बीटा मान के और वो रेंज और वो टेबल वाली बात याद रख के उसी से सब कुछ कर रहे थे और कुछ नहीं किया हमने। ग्राफ भी अभी काम नहीं आया इतना, है ना, ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब कई सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होंगी, 2-3 टर्न लगेंगे, इससे प्रॉपर्टीज़ ही चलेंगी और उन्हीं के साथ चैप्टर ख़त्म होगा। सो द नेक्स्ट and the last heading but the lengthiest part of the chapter is properties of inverse trigonometric functions. इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 में आपको लिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपको 6 रिजल्ट्स लिखवाऊँगा। सुनिएगा ध्यान से, पहले देख लीजिए। अगर आपके पास -x इस तरह से कुछ हो तो आप इसको माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास टेन इनवर्स -x है तो आप इसको माइनस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। कंडीशंस होती हैं, लेकिन P1 में तो कंडीशन आसान है क्योंकि सभी के डोमेन लिखे हुए हैं। ओके, ये डोमेन अगर आपको याद आ रहे हो तो यही डोमेन थे साइन इनवर्स टेन इनवर्स के। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स भी, उसमें भी माइनस आगे आ जाता है। इनको देख के आपको याद आएगा लास्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री जिसमें ये था कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है इस तरीके से। लेकिन क्या है कि कुछ में अलग तरह का है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्टली उसी तरह से याद रखें। ये हैं फर्स्ट 3, लेकिन जो लास्ट नेक्स्ट 3 है ना उसमें कहानी बदल जाती है। जैसे कॉस इनवर्स -x है या आपका कॉट इनवर्स -x है, और मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। इन तीनों में भी माइनस आगे आ जाता है और अंदर से माइनस गायब हो जाता है। इट इज़ written like this, but one more thing is coming and that is pi। तो पहले 3 एक जैसे और आखिरी के 3 एक जैसे, इसीलिए मैंने इस ऑर्डर में लिखे। माइनस तो देखो सभी में आगे आ जाएगा, x से माइनस हट जाएगा, लेकिन ऊपर के 3 में पाई नहीं है, नीचे के 3 में पाई है। उसका रीज़न देंगे अभी। सो आई विल सॉल्व फर्स्ट फ्रॉम 1 to 3 एंड आई विल सॉल्व दिस पार्ट। ओके, सॉल्व मीन्स प्रूव। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें पाई क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्यों आ रहा है। नॉट दिस विल बी अवर प्रॉपर्टी 1 विच कंटेन्स 6 रिजल्ट। कोई कहेगा तो पहली प्रॉपर्टी में 6 रिजल्ट आ गए, तो 6 रिजल्ट तो नाम के हैं, एक लाइन में याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स में माइनस आगे आ जाता है और बाकी 3 में भी आगे आता है पाई ऐड होके। कंडीशन कहेगा कंडीशन याद करनी है। कंडीशन क्या याद करनी है? सभी के डोमेन लिखे हुए हैं। जो राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं ना, साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, उनका डोमेन ही तो है ये, तो डोमेन करके याद कर लो। अब बात ये कि आते कैसे हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इनके प्रूफ्स, जिनको प्रूफ्स में जो वर्किंग हो रही है वो समझ में आ गई तो आगे चैप्टर पे बहुत अच्छा होल्ड बन जाएगा। प्रूफ्स को ध्यान से समझना है। अब इसमें कोई पूछेगा इतनी देर में सर बोर्ड में आते हैं क्या प्रूफ करने के लिए? नहीं आते हैं, ठीक है।
जो आएगा प्रूफ वो मैं बताऊंगा आपको कि दिस विल कम इन बोर्ड्स, ठीक है। ये तो समझने के लिए। अब देखो, हालांकि आपको इसको अगर चाहे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना, कि क्वेश्चन कैसे कि प्रूव करो दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा। तो देखिए इसमें फर्स्ट का प्रूफ दे रहा हूँ। मुझे ये प्रूव करना है कि माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा। कैसे होगी शुरुआत, सुनिएगा ध्यान से। मैंने माना कि ये थीटा है। जैसे ही मैंने थीटा माना, सबसे पहला मेरा काम होगा ये लिखना कि ये माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। ये जो मैंने दोनों कंडीशंस लिखी हैं, ये जो मैंने दोनों कंडीशन लिखी हैं, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाई हैं, ये इनके डोमेन और रेंज है। साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स है, और वो जो मैं वाई लिखता हूँ वो मैंने थीटा ले रखा है, तो डोमेन और रेंज लिखे हुए। अब यहाँ से आपको जो एक स्टेप करनी होगी वो ये होगी कि आपको यहाँ से एक्स निकालना होगा, जिसके लिए आप इसको दोनों तरफ तीनों में -1 से मल्टीप्लाई करोगे। जब -1 से या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर एक्स पे कंडीशन वही आ गई कि एक्स भी -1 से 1 ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, इसकी अगली स्टेप क्या होती है, ऐसे लिख देते हो। इसकी अगली स्टेप क्या होगी, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इसकी अगली स्टेप क्या होगी, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लो, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर -1 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसका भी साइन चेंज होगा, तो इसको देखकर ये पता चल रहा है, इसको देखकर ये पता चल रहा है कि माइनस थीटा भी -π/2 से π/2 के बीच में है। इस वजह से मैं इसको साइन इन्वर्स एक्स लिख सकता हूँ। इस वजह से मैं इसको साइन इन्वर्स एक्स लिख सकता हूँ। कोई बोलेगा ये क्या चीज़ है भाई, इसको लिख सकता हूँ का क्या मतलब है, वापस आ जाओ इस पर। देखो मैं तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, इससे तुम्हें बात समझ में आएगी। सभी लोग इधर देखिए, इसे ये इधर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये देखें कौन मुझे इसका आंसर देता है, क्योंकि आपको कितना समझ में आ रहा है ये मुझे पता चलना चाहिए। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है y = sin इनवर्स 120। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, कौन आंसर देगा मुझे। Can I write it like this or not? If y is sin 120, can I write sin inverse y as 120? Yes or no? Speak up and tell me the reason. Yes, sir. लिख सकते हैं। Anybody else with some different answer and explanation? Sir, but then we'll have to change it in the other form, right? कैसे मतलब, अदर फॉर्म क्या? Between π/2 and -π/2. यस, अब सही बोल रहे हो ना। तो देखिए ये स्टेप हो गई रॉन्ग। क्यों, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, ऐसे लिखना गलत होगा। यानी हम उन्हीं एंगल्स को साइन इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं जो -π/2 से π/2 के बीच में होंगे। अब कोई बोले तो क्या मैं इसमें साइन इनवर्स लिख ही नहीं सकता क्या? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो लिख सकता हूँ। कैसे, पहले मैं इसमें रिडक्शन फार्मूला यूज़ करूँगा। 120 को ऐसे लिख सकते हो 180 - 60, फिर 11th क्लास में पढ़ाया है कि इसको हम साइन 60 लिख सकते हैं रिडक्शन फार्मूला से। और क्या अब इसको ऐसे लिखना सही होगा? यस, नाउ इट इज़ करेक्ट। यही तो उस टेबल में लिख रहा है। चीज़ें तो लिखी हुई सबको दिखती हैं, समझ में कितनों को आती हैं वो इंपॉर्टेंट है। सब जगह यही लिख रहा है, हर बुक में ऐसे लिखा रहता है। लोगों को समझ में नहीं आता उसमें लिख मीनिंग क्या है इसका, रट लेते हैं बस। डोमेन रट लिया, रेंज रट लिया, उससे सवाल थोड़ी ना हो जाएंगे। मीनिंग समझो उसका। तो अब आप समझिए बात को कि मैंने पहली स्टेप में जो लेफ़्ट हैंड साइड है जो हमारा प्रूफ में, उसको मैंने थीटा लिया था और मैंने बोला कि तुम सबसे पहले ये लिखा करो कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है और ये कहाँ से कहाँ तक। देखो मैंने लिखा भी।
फिर मैंने अगली स्टेप में मैंने बता रखा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन में तो लिख ही सकते हैं, इनइक्वालिटी में नहीं करते हैं, वो तो अभी डिस्कशन हो चुका। फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की, और फिर मैंने तुमसे ये पूछा कि क्या मैं इस एंगल -θ का साइन इन्वर्स लिख सकता हूँ क्या। तो उसके लिए मैंने क्या बोला आपको कि जो गिवन कंडीशन है जिसकी वजह से थीटा यहाँ से यहाँ तक है, उसकी वजह से -θ भी उसी इंटरवल में आ रहा है जिस इंटरवल में हम साइन इन्वर्स ले सकते हैं। तो मैंने इस लास्ट स्टेप पे वही किया। अगर अब आप देखें तो ये जो ग्रीन बॉक्स में मैं 2 चीज़ें बंद कर रहा हूँ, इससे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं आप देख सकते हैं, एक में तो थीटा आ रहा है, एक में -θ आ रहा है। तो आप थीटा की वैल्यू फर्स्ट से उठा के सेकंड में रख दो, या सेकंड से उठा के फर्स्ट में रख दो, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ हैपनिंग, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। सो दैट इज़ वाई साइन इनवर्स ऑफ -x is equal to -sin inverse x। एंड व्हाट इज़ x इन दैट केस, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, फिर से एक बार उसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं ग्रीन में, ये इसीलिए फिर वो फार्मूला बन जाता है पूरा का पूरा। दिस इज़ हाउ यू गेट द फर्स्ट फार्मूला। अब कोई दिक्कत है तो पूछो इस प्रूफ में, अदरवाइज आई विल टेक द प्रूफ फॉर द फोर्थ पार्ट कि वो पाई वाले कैसे आते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? ये प्रूफ्स आपको पढ़ने हैं बार बार, ये भी एक तरह का होमवर्क ही है। इसमें जो वर्किंग यूज़ होती है ना, वही चैप्टर की सोल है बेसिकली। ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको बार बार करिए, कोई दिक्कत आती है अलग से पूछ लीजिए। नाउ लेट्स टेक द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ वाले का प्रूफ क्या है? अब इसमें देख रहे हो कि अगर कॉस इन्वर्स में -x है तो वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x बन जाता है। अच्छा, इन द मीन वाइल प्रूफ तो है ही, कोई बोलेगा इसका एडवांटेज क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारे को बेनिफिट क्या मिलेगा? तो भाई बेनिफिट तो बहुत है इसका। बेनिफिट के लिए आप वापस पिछली क्लास में जाना, और पिछली क्लास में आप जाओगे ना, तो जिन लोगों को इस तरह की वैल्यूज़ को निकालने में दिक्कत आती है कि सर ये माइनस आ जाता है ना, तब मैं नहीं सोच पाता, क्योंकि सर जब प्लस होता है ना तब तो मुझे पता होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आता है, माइनस में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये यूज़ कर लो ना, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो। कॉस इन्वर्स माइनस हाफ को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस कॉस इन्वर्स हाफ। और जब भी किसी भी ITF के सामने, देखो एक बात बता देता हूँ, खुद भी कुछ करने से आता है, हर कोई ये नहीं कि दूसरा सिखा देगा, स्पून फीडिंग नहीं चलती है, पर फिर भी कुछ बातें आप ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे। वो क्या है, जब भी किसी भी ITF के सामने पॉजिटिव वैल्यू आती है ना, देख चुके होगे इतने एग्जाम्पल में, आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो बस इतना सोचना है कि वो कौन सा एंगल है जिसका कॉस हाफ होगा, वो कौन सा हाफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 60 डिग्री पे होता है। So you were not ये audible. लो Could you- भाई, मैंने ये सवाल पिछली क्लास में भी करवाया था, तब मैंने ये नहीं बताया था फॉर्मूला ना। तो जिनको भी नेगेटिव, एम आई नॉट ऑडिबल? So could you repeat again what you told about cos? नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम एज फ्रॉम माय साइड। So your voice is cracking a little. अभी बता देता हूँ। आदित्य, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके वेट, व्हाट अबाउट अदर्स, कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल? श्रेया, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Sir, your voice is cracking. एक बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वेट करो। Nigel, can you hear me now? Yes, Yes, sir. yes, no. Okay, so you want me to explain this cos inverse minus half this part?
Yes, sir. Okay, so what I was saying that sometimes if I ask this question, let's say I ask cos inverse minus half, okay, and you are not able to work it out whether in which quadrant it is lying, okay, so I'm telling you one method that by the help of this property 1, okay, you can get rid of this negative sign. Like see, compare it with fourth result, it is already shown by the arrow, and with the help of this arrow you can see this property 4, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. So cos inverse of minus half is pi minus cos inverse half, right? Now what will happen, what I was saying, see there may be any inverse trigonometric function, कोई सा भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर उसके सामने पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये कहता हूँ मैं। वो तो आएगा ही एक्यूट एंगल, क्योंकि देखो मैंने कल क्या बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सभी ITFs के लिए कॉमन होता है, तो जब भी उनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है ना क्वेश्चन मार्क की जगह, आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज़ को निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तब भी ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वैसे आनी तो चाहिए। तो अब इस प्रॉपर्टी से जब मैं इसको यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिखूँगा, अब ये आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कॉस इनवर्स हाफ, तो कॉस इनवर्स हाफ का मतलब कॉस इनवर्स हाफ को थीटा लोगे तो कॉस थीटा हाफ, तो मैं सोचना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा तो 60 डिग्री ऐसे, तो ये 2π/3 आ जाएगा, ये कह रहा था मैं। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ऑलराइट, अब इसमें फोर्थ वाले का प्रूफ और बता देता हूँ कि इसमें माइनस आगे क्यों आता है, क्योंकि वो समझोगे तो और अच्छा समझ में आएगा चैप्टर आगे। सो फोर्थ प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। इसको लिखते ही ये लिखने की आदत डाल लो कि ये -1 से 1 होना चाहिए, एक्स का काम कर रहा है, और ये रेंज है एंगल 0 से पाई। ये सबसे पहले लिखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, फिर अगर ये -1 से 1 है तो जब इसका सब में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही आती है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में, जो बॉक्स में लिखा है ना उसकी। अब आगे बढ़ते हैं। -x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे लिखना सिखाया मैंने आपको। फिर आप इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, और अब आपको एक बात समझ में आएगी, और थोड़ा आप मुझे बता दो कि मैं इस माइनस को कॉस के साथ कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। कैन एनीवन टेल मी? I want to get rid of this minus from in front of this cos. I want to adjust this with theta. कैसे, क्या है वो ट्रिग्नोमेट्री, कोई बता सकता है? देखो, यस, जैसे सुनो, पिछले वाले में क्या था कि माइनस साइन थीटा को मैंने साइन माइनस थीटा लिख दिया था, क्योंकि फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं होता ना फॉर्मूला। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा तो नहीं होता ना, सॉरी कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस थीटा तो नहीं होता। तो कोई बता सकता है और क्या किया जा सकता है? So cos pi minus theta. ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अभी सुनना, मैं इसका एक और बताऊंगा और फिर वो बताऊंगा कि उसको क्यों नहीं लेंगे। ऐसे लिखा मैंने। अब मेरे पास सवाल ये है कि क्या मैं इसका cos इन्वर्स लिख सकता हूँ क्या ऐसे? तो उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि जो एंगल है ना वो cos इन्वर्स की रेंज में है कि नहीं, क्योंकि देखो वही cos इन्वर्स के साथ भी वही बात है कि इसका जो भी आंसर होगा ना, यानी ये, वो हमेशा 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो ये cos इन्वर्स ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके पास। देखो दूसरा वाला, मुझे पाई माइनस थीटा के बारे में पता करना है। अभी मेरे पास थीटा है, सबसे पहले मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे माइनस थीटा का इंटरवल मिल जाएगा। उसके बाद में सभी में पाई ऐड कर दूँगा तो मुझे पाई माइनस थीटा का इंटरवल मिल जाएगा, जो कि इस बात को सेटिस्फाई करता है कि कॉस इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हम क्या कह रहे हैं? ये हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई। तो अगर ये एंगल 0 से पाई है तभी इस चीज़ का मतलब है कॉस इन्वर्स का, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड। यही तो पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। तो मैंने कॉस इन्वर्स लिख लिया। अब ये जो दो रेड बॉक्स में बंद किए इधर, इसमें आप एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट से उठा के अगर सेकंड में रख दें, मतलब ऐसा कुछ कर दें
तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। फिर इन दोनों की आपस में शिफ्टिंग कर दो, माइनस वाले को उधर ले उसको उधर ले जाओ, और ये बन गया आपका फॉर्मूला, जहाँ पर एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ये इधर बॉक्स में बंद है, -1 से 1। ऐसे आते हैं रिजल्ट। तो अब उसमें वो फार्मूला होता ही नहीं है, तो इसलिए वो पाई आ जाता है। अब इसमें एक साइड डिस्कशन क्या है उसका मैं आपसे जानना चाहूँगा रीज़न। ये इसका पार्ट नहीं है आंसर का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी तो माइनस कॉस थीटा ही होता है। अगर मैं माइनस कॉस थीटा को चेंज करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, cos 180 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री रिडक्शन फार्मूला। पाई है तो कॉस में ही आंसर आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस तो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, राइट। यानी ये भी माइनस कॉस थीटा करके लिख सकते हैं। तो फिर इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख लेते, वाई कांट वी राइट इट लाइक दिस? इसका जवाब Sir, कौन range देगा? is 0 to 1, right? बिल्कुल सही बात है, रेंज के बाहर चला जाएगा एंगल, क्योंकि आप देख लीजिए एकदम सही पहचान लिया है इन्होंने। ये देखो, ये यहाँ पर जो थीटा देख रहे हो जहाँ से सवाल शुरू हुआ था, वो थीटा 0 से पाई तक होता है, ऐसा है। क्यों? क्योंकि रेंज है वो कॉस इनवर्स की। जब भी कभी इस तरह की चीज़ों की इनइक्वालिटी के बारे में डाउट हो, गो बैक टू दैट टेबल। वही है इस चैप्टर का सारा डोमेन रेंज वाला चक्कर। तो अब एक बार बताओ, अगर थीटा 0 से पाई है तो पाई प्लस थीटा ना पाई से 2 पाई चला जाएगा। देखो मैं यहीं पे लिखता हूँ, थीटा अगर 0 से पाई है और इसमें अगर मैं सब में पाई ऐड कर दूंगा तो अब ये पाई से 2 पाई, तो क्या इस एंगल का कॉस इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? नो। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट टेकन पाई प्लस थीटा, आई हैव टेकन पाई माइनस थीटा। और इसी तरह से और भी नहीं लिए कोई भी, क्योंकि सिर्फ यही आएगा रेंज में, बाकी कोई रेंज में बनेगा ही नहीं। सो आई होप आई एम क्लियर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। दिस इज़ प्रॉपर्टी 1। ये 6 रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, वरना आगे चले। So for second was the value सेकंड of x different, right? क्या सेकंड वर्स का पूछ रहे हो, फोर्थ सिक्स्थ का पूछ रहे हो? Yes sir. सिक्स्थ में क्या दिक्कत है, डोमेन की? Yes sir. डोमेन यही तो होता है सेकंड वर्स का, भूल गए क्या? ये जो सेकंड वर्स है इसका डोमेन यही तो होता है, ये तो लिखवाया था पिछली क्लास में। व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन? टेबल देखो, टेबल वहाँ से पता चलेगा। ग्राफ भी याद करो ना, 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में ही बनते हैं सेकंड वर्स और कॉस सेकंड वर्स के। इज इट क्लियर नाउ? Yes sir. Yes sir. It is clear. ठीक, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी 1, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी में फर्स्ट पार्ट है कोसेक इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 1/x। डोमेन कोसेक इनवर्स का जो होता है वो लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहा। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पर भी सेक इनवर्स का आप डोमेन, ये अपने सामने सेक इनवर्स का डोमेन लिखा हुआ है, फाइन। और थर्ड वाला जो है, यहाँ पर आप कॉट इनवर्स एक्स के बारे में बताते हैं। इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं, इसका आंसर एक सिंगल ब्रांच नहीं होता है, मतलब सिंगल आंसर नहीं होता है, इसके 2 आंसर होते हैं। जस्ट वेट। तो इसमें जो 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो होती है कि tan इनवर्स 1/x, ये होता है जब x पॉजिटिव,
और दूसरा होता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x नेगेटिव। ठीक है, ये अभी इसको प्रूव कर लेंगे कैसे आते हैं, ये भी वैसे ही आएगा पिछली बार की तरह। इसमें एक जो डिस्कशन का पॉइंट है अभी बता देता हूँ, यहीं सुन लो। कोई बोलेगा कि पहले दोनों फॉर्मूलों में तो लेफ़्ट साइड मतलब जो कंडीशंस आ रही हैं वो लेफ़्ट साइड में जो लिखे हैं उनके डोमेन आ रहे हैं, कोसेक इनवर्स का डोमेन लिखा है, सेक इनवर्स का डोमेन लिखा है। लेकिन थर्ड वाले में कॉट इनवर्स का डोमेन वैसे आर होता है, राइट। लेकिन थर्ड वाले में अगर आप देखें दोनों ब्रांचेस को तो आर तो नहीं बनेगा। बताओ कौन सी वैल्यू हटा दी गई है डोमेन में से और क्या रीज़न है, कोई बता सकता है? 0। बिल्कुल सही बात है, डोमेन में से 0 हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया बता सकते हो देख के? वो इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि राइट साइड में 1/x है। ठीक है, राइट साइड में 1/x है, तो 1/x में x 0 नहीं हो सकता, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, अब इन तीनों को देख के क्या समझ में आ रहा है? इन तीनों को ये देख के समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोसेक इनवर्स की वैल्यू, लेट से ये क्वेश्चन है, देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जितना इजी लगते हैं साइन कोस और टेन उतने इजी कोसेक सेक और कॉट नहीं लगते कैलकुलेशन वाइज। या फिर हम इजी ना बोलें, हम ये बोलें कि जब भी हमसे वैल्यू निकालने को बोली जाती है हम साइन कोस टेन में चेंज कर लेते हैं। ऐसा यहाँ भी कर सकते हो आप। फर्स्ट वाले को अगर आप देखो और आपसे वैल्यू निकालने को कही जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हो। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ P2 cosec इनवर्स x is sin इनवर्स 1/x प्रोवाइडेड x is in this interval। तो बिल्कुल है, अब 2 इस इंटरवल में आता है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर तो ये बड़ा इसको साइन इनवर्स आगे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। आप सेक इनवर्स को लिख सकते हो कॉस इनवर्स के टर्म में। कॉट इनवर्स को लिखते समय ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव है तो अपर ब्रांच से आता है और अगर नेगेटिव है तो लोअर ब्रांच से आता है, राइट। अभी मैं इसमें से 2 को प्रूव कर दूंगा और धीमे धीमे प्रूफ्स की तरफ फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में तो मैं बताऊंगा, लास्ट में नहीं बताया करूँगा। तो यहाँ पर देख लो, फर्स्ट वाला प्रूव कर लेते हैं कैसे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि लेट कोसेक इनवर्स एक्स इज, अच्छा हाँ एक बात हो सकता है किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर फर्स्ट वाले में से हटना चाहिए, जैसे आपने थर्ड वाले में से x को 0 हटाया, फर्स्ट वाले में से भी तो 0 हटना चाहिए। ये कहूँगा कि फर्स्ट वाले में तो 0 डोमेन में नहीं आ रहा, तो हटाओगे कहाँ से? फर्स्ट वाले में कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है उसमें x 0 आती है तो हटाने आती थी। अब कैसे निकालेंगे देखो, उसको थीटा मान लिया। जैसे ही आपने उसको थीटा मानने क्या बोला, पहले x कहाँ से कहाँ तक, तो x का तो आपको पता है, वही जो ऊपर लिख रहा है वही x यहाँ से यहाँ तक। इस बात को आप ऐसे भी लिख देते हो, ये जो लिखा हुआ है ना इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि x -1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। ठीक है, हर तरह से लिखना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वही बात है। फिर थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो थीटा के लिए बोल रहे थीटा होना चाहिए -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। आई होप ये सब आपको याद आ रहा होगा, ये इसी की डोमेन रेंज होती है। अब देखिए x इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो गई। ठीक है, कोसेक किसका साइन का रेसिप्रोकल, तो कोसेक देखिए राइट 1/sin, इसका मतलब साइन थीटा हो गया 1/x। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं ऐसे इन्वर्स करके लिख सकता हूँ कि यहाँ पर yes और no, can I write it like this or not? क्या थीटा से साइन इनवर्स लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन में? देखिए लिखा जा सकता है ना, क्यों? मैं फिर से वही एग्जांपल ले लूँगा, ये साइन 120 वाला। क्या साइन इनवर्स लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। क्या y इज इक्वल टू साइन 30 में साइन इनवर्स लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। वही रेंज आ जाता है ना बार बार।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो वो चीज़ यहाँ वैलिड हो रही है। थीटा -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल है। 0 नहीं है तो क्या हुआ, है तो उसी इंटरवल में, इसका मतलब साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये रहा आपका आंसर। थीटा दोनों बराबर कर दो और ये रहा एक्स का इंटरवल। ये 3 बॉक्स देख लो और आपका पहला वाला डिराइव हो गया कि cosec इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 1/x when x is from -∞ to -1 union 1 to ∞। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। नाइजल, एम आई ऑडिबल? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही भाई? Yes, sir, it's fine now. ऑल राइट। किसी को कोई दिक्कत हो, इसमें कोई डाउट हो, अभी पूछ लो। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो। रिजल्ट तो देखो आपको याद रखना ही है, वो तो है ही है। अच्छा, अनदर थिंग, इस वीक तो आपका वही टेस्ट होगा सेम सिलेबस का जो पिछले हफ्ते होना था, राइट? नो चेंजेस। बट आफ्टर दैट, मतलब इस संडे का अगला संडे, कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी देयर। ठीक है, अभी तो आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे को आप फंक्शन का दोगे, उसके बाद 6 दिन और होंगे, 7 दिन। उसमें ITF आएगा कंप्लीट, पहले ही बता देता हूँ। If there is no doubt, then I will proceed to the next property. बाकी तो अभी इन पे क्वेश्चन आते रहेंगे बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी होगी तो सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा। सवाल ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी पे आए, 2-3 प्रॉपर्टी मिक्स होकर भी बनता है क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, देन आई विल टेक प्रॉपर्टी 3। आज प्रॉपर्टी 3 तक ही कराऊंगा आपको। दिस इंक ऑल्सो गेट्स लाइटर आफ्टर सम टाइम, जल्दबाजी नहीं है। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 में 3 पार्ट होते हैं, 3 रिजल्ट्स हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है, अच्छा यहाँ पर कंडीशन होती है, वो डोमेन, दोनों का डोमेन यही होता है तो वही है। शुरुआत में तो कंडीशंस आपको याद रखना बहुत आसान रहेगा। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है और डोमेन होता है R। और लास्ट वाले में, थर्ड वाले में, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स होता है π/2 और इसमें भी वो डोमेन जो इनका होता है वो आ जाता है। अब याद कैसे रखोगे? जैसे पहले वाले की अगर हम बात करें तो हम याद कैसे रखेंगे पता है? साइन इनवर्स जिसका भी ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, उसी का कॉस इनवर्स लेना हो और दोनों को प्लस करना हो तो एक फिक्स वैल्यू कांस्टेंट π/2 होता है। इसी तरह से टेन इनवर्स जिसका ले रहे हैं, अगर उसी का कॉट इनवर्स लिया जा रहा है और ऐड कर रहे हैं तो भी π/2 आएगा। और इसी तरह से सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में पेयर बनता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पर आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है आज जो प्रॉपर्टी कराई है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जो RDPP हुई है शेयर, उसमें भी मिलेंगे आपको, राइट? फर्स्ट वाले को प्रूव कर लेते हैं, तीनों सेम है तो कोई भी एक प्रूव करने से काम चल जाएगा। तो हमें ये लाना है कि इसका सम π/2 है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का तो ध्यान से देखिए, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। कितनी बार मैं ये स्टेटमेंट लिख चुका हूँ, आप सोच ही रहे होंगे। अब तक अगर कोई आधे मन से भी सुन रहा होगा ना तो उसको भी समझ में आ गई होगी। तो अगर मैंने थीटा लिया तो मुझे दो देखनी होती है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है और दूसरा थीटा कहाँ से कहाँ तक। ये होते हैं इनके डोमेन और रेंज। नाउ वी प्रोसीड। नाउ एक्स इज साइन थीटा। अच्छा, एक्स साइन थीटा, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। एक्स साइन थीटा है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री से इसको cos π/2 माइनस थीटा लिख लूँगा। ये रिजल्ट तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिया होगा। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब मेन ट्रिक, अब जो मेन है ना वो अब होती है वर्किंग, कि क्या मैं इसको cos इनवर्स करके लिख सकता हूँ ऐसे। तो उसे जानने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये एंगल cos इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं। मतलब
जब मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो क्या ये 0 से पाई के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो पता चलेगा यहाँ से। यहीं से क्रिएट होगा ये π/2 माइनस थीटा। कैसे? पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस थीटा क्रिएट हो जाएगा। फिर अगली स्टेप में सब में π/2 जोड़ देंगे। सेम नंबर ऐड करने पे कभी साइन चेंज नहीं होता है। जब मैंने सब में π/2 ऐड किया तो ये इंटरवल पाई से 0 तो नहीं बोलना चाहिए, 0 से पाई बोल, छोटे से बड़ा ही तो बोलते हैं। तो देखिए ये इंटरवल वही आ गया जिसमें इसका इन्वर्स डिफाइंड होता है, इसीलिए ऐसे लिखना सही है। फाइनली दोनों बॉक्स में जो है इनको ऐड कर दो, यू विल गेट दी आंसर। ऐड दीज टू, तो लेफ्ट साइड में तो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और राइट साइड में बन जाएगा थीटा और π/2 माइनस थीटा मतलब π/2। करेक्ट। और कंडीशन तो आपके सामने है ही ये कि x कहाँ से कहाँ तक -1 से, ऐसे होता है ये। सो दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें से फर्स्ट का प्रूफ मैंने आपको लिख के दिया। अब आपको वर्किंग समझ में आ रही होगी प्रूफ्स में क्या किया जाता है। ऐसा ही होता रहता है थ्रू आउट द चैप्टर। तो एक टाइम के बाद जब हमें ये वर्किंग समझ में आ जाती है ना, तब फिर हमारा ध्यान होता है प्रॉपर्टीज़ का रिजल्ट याद रखने पर, रेदर देन कि उनकी प्रूफिंग कर करके बार बार एक ही चीज़ करके टाइम वेस्ट करा जाए। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Anyone having any doubt, please let me know. अच्छा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालो, तो अगर आज आपके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सपोज आपके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आप क्या करते? आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालते, राइट। तो आप बोलते कि सर साइन इनवर्स हाफ थीटा है, साइन थीटा हाफ, और यहाँ से आपको तुरंत समझ में आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री है, ठीक है। फिर आप कॉस इनवर्स हाफ निकालते, उसको कुछ अल्फ़ा ले लेते, कॉस अल्फ़ा हाफ आ जाता, फिर वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फिर वो अल्फ़ा सोच लेते 60, और इस तरह से दोनों को जोड़ने के बाद पता चलता कि आपको कि ये 90 आ रहा है। अब वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है, हाफ और हाफ, तो उनके साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम π/2 होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग को अगर चाहें तो लिख कर या फिर बोल कर बता दें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। Anyone who gets this answer, speak up. Yes, what is the answer? कौन बताएगा? Any one of you? Sir, it should be between -1 to 1. How it can't be 2, right? So what is your answer? There can't be a value. Yes, so that is not possible or not defined. बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि देखो आप 12th में पढ़ रहे हो तो ये तो एक्सपेक्ट करो मत कि ऑब्वियस से क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। वो सॉल्व कराया π/2, फिर से पूछा π/2, क्या मतलब है टाइम वेस्ट, है ना। टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं, वही क्वेश्चन पूछ लो, ऊपर सॉल्व कराया वैसे ही पूछ लिया, वो तो 7th 8th क्लास में होता है। अब यहाँ पर नॉट पॉसिबल नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 2 तो कुछ होता ही नहीं है। साइन इनवर्स 2 जैसी वैल्यू कहीं दिख जाए तो मुझे बता देना, कहीं नहीं मिलेगी। इट इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1, तो फिर इसका आंसर नॉट डिफाइंड। चलो अगला क्वेश्चन निकालो। सॉल्व फॉर एक्स and the equation is 4 sin inverse x plus cos inverse x equals 3π/2.
Yes, what is the answer? root 3 by 2. कितना? Root 3 by 2. √3/2 √3/2 हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें ना साइन वर्स एक्स की जगह π/2 माइनस कॉस साइन वर्स एक्स लिख देना फर्स्ट रिजल्ट से। भाई साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2 होता है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स को कितना लिख सकता हूँ? π/2 माइनस साइन वर्स। किसी एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। 4 साइन वर्स माइनस साइन वर्स 3 साइन वर्स हो गया, और 3 π/2 में से π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 साइन वर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास पाई, करेक्ट, 2π/2। तो साइन वर्स एक्स की वैल्यू π/3, बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया है कि यहाँ से x हो जाएगा आपका साइन π/3। साइन π/3 मतलब √3/2 विल बी द आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, समझ में आया कैसे यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी? इसमें कोई डाउट? तो देखिए इसी पर और पिछली प्रॉपर्टीज़ पे और भी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वाली क्लास में, और आपको जो एक डीपीपी आज शेयर की है वो आप कर लेना, ठीक है, वो डिस्कस होगी अगले टर्न पे, ठीक है। और प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी इतने से काम नहीं चलेगा, फिर आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, दिस सफिशिएंट। रिवाइज द चैप्टर, ओके। जो भी पढ़ाया जाता है उसको हमेशा अगली क्लास में आने से पहले जो भी 1-2 क्लास होती हैं उसको पढ़ के आया करिए, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ऑल राइट, दैट्स इट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. या बाय।